हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए, सबसे पहले सबको गुड इवनिंग एक बार फिर से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं। अब हम इसे क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें से प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाते हैं। पूछा जाता है भैया मेरे किसका उच्चारण स्थान बता दीजिए, है ना। पूछा जाता है ये कौन सा जो है ना ये वर्ण है, ये स्वर है कि व्यंजन है कि नहीं है। स्वर में भैया हमारी ये ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है। अलग अलग प्रकार से तरीके से प्रश्न जो है ना बाबू मेरे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये इस वर्ण को हम लोग पढ़ने वाले, यानी वर्ण विचार को हम लोग पढ़ने वाले। तो चलिए सब लोग जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए। सब लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। सबके पास जो है ना ये वीडियो पहुंचने चाहिए। ओके ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बाबू मेरे वर्ण बताइए। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण हम लोग कहेंगे किसे? तो ध्यान रखिएगा, वर्ण हम लोग भाषा की मूल ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या फिर ऐसे भी कहा जाता है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण उसे भी कहते हैं। खंड या टुकड़े कहने का मतलब क्या, आप समझना, इस चीज को अच्छे तरीके से समझना, बारीकी से समझना। बाबू मेरे खंड या टुकड़े कहने का मतलब, जैसे मान लो बाबू मेरे अ कह दिया, हमने अ कह दिया, इसको आप नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन जैसे हमने कहा मेरे दोस्त, जैसे हमने मान लो कि सर ख हलंत कह दिया, इसको आप नहीं तोड़ सकते हो। ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। ये सब क्या है मेरे दोस्त? ये सब वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ये। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो अब इसमें इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन इसका उच्चारण भी हमारे ये स्वतंत्र रूप से होता है। इसका उच्चारण किसी ना किसी सहायता से होता है, तब जाके इसका उच्चारण हम लोग कर पाते हैं। किसी ना किसी का सहायता इसमें लिया जाता है। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा वर्ण बताइए वर्ण किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे बता दीजिएगा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप ऐसे भी जवाब दे सकते हो। ठीक है। जैसे वर्णों के यहाँ पर कुछ आपके उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे कहलन, पहलन, खहलन, चहलन इत्यादि इत्यादि जो है ना बाबू मेरे यहाँ पर दिया गया है। समझ रहे हो? चलो समझ गए चीजें। अब आपसे पूछा जाएगा भैया मैं ठीक है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो वर्णमाला की बात जब आ रही है मेरे दोस्त, तो बताना मेरे दोस्त, वर्णों के सुव्यवस्थित, है ना, सुव्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब कहोगे गुरुजी कैसे बताइए? तो सुव्यवस्थित कहने का मतलब, जैसे इंग्लिश की बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, उसके बाद एफ आता है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना, और जेड तक हम लोग पहुंचते हैं। कभी सी के पहले डी को देखे हो? एबीसीडी में कभी, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में कभी आपने सी के पहले डी को देखे हो? नहीं ना। तो ये सुव्यवस्थित तरीके से उसको अरेंज किया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वो इंग्लिश में, हिंदी में बाबू मेरे वही होता है कि किसी भाषा के ध्वनि चिन्हों को, ये ध्वनि चिन्ह ही होता है। ये क्या है? ये ध्वनि चिन्ह है। ये क्या है? ये ध्वनि चिन्ह। ये क्या ध्वनि चिन्ह है? ये क्या है? ये ध्वनि चिन्ह है। यह एक ध्वनि चिन्ह है, यह चिन्ह ही है। ठीक है ना। अब ये ध्वनि के कारण ही ये उत्पन्न होता है। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। इसको व्यवस्थित तरीके से एक समूह में डाल दिया गया है। इन सभी वर्णों को, इन सभी ध्वनियों को, एक ध्वनि चिन्हों को एक व्यवस्थित समूह में डाल दिया गया। उसी को हम लोग क्या कह दिए? वर्णमाला कह दिए। उसी को हम लोग क्या कह दिए? वर्णमाला कह दिए। अब आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने जो है ना वर्ण होते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा। तो आप सीधे सीधे कह देना 52 होते हैं। कितना कह दोगे? 52 होते हैं। तो कहोगे गुरुजी 52 कैसे होता है? 47 भी तो होता है। तो जरा ध्यान से सुनना, 47 जनरली हम लोग मानते हैं। हम लोग मानते हैं बाबू मेरे जनरली जो है ना, यहाँ पर हिंदी भाषा के वर्णमाला में जनरली 47 वर्ण बाबू मेरे होते हैं, सामान्यतः होते हैं। जिसमें 10 को स्वर होता है और 35 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर लिखने हम लोग चले मेरे दोस्त, तो लिखने चले तो इसमें 52 प्रकार के वर्ण जो है ना वो माने जाते हैं। अब कहोगे गुरुजी कैसे? तो इसमें 13 को स्वर हो जाता है, अ आ ई की बात हो रही है। उसका से 35 को व्यंजन हो जाता है, और 4 को संयुक्त व्यंजन बाबू मेरे हो जाते हैं। तो देखो तो 35, 38 और 38, ठीक है सर। तो यहाँ पर कितने हो जा रहे हैं मेरे दोस्त? 52 यहाँ पर। अब संयुक्त व्यंजन कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो गुरुजी ये स हो गया, है ना, ये छ हो गया, है कि नहीं है? ये स हो गया, ये छ हो गया, ये सर हो गया। इस प्रकार से बाबू मेरे आप लोगों ने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? इस प्रकार के वर्ण भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये संयुक्त व्यंजन बाबू मेरे ये होते हैं। ठीक है। जिसमें दो व्यंजन मिलकर भैया मेरे तीसरा व्यंजन को दे रहे होते हैं। ठीक है ना, तीसरा व्यंजन जो ना वो बना रहे होते हैं। तो इसको मिलाकर के कुल कितने हो जाते हैं? 52 बाबू मेरे हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आप अब बता दोगे
बता दोगे ना, हाँ या ना बोलो, बता दोगे ना बाबू, हाँ या ना बोलो, जल्दी से बोलो भाई, हाँ या ना बता दोगे ना, हाँ गुरुजी बता देंगे, स्पष्ट रूप से फटाफट बता देंगे, ज्यादा लंबा सेशन नहीं चलेगा, इसलिए परेशान मत हो, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो मेरे दोस्त, वर्ण के भेद अब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है गुरुजी बताइए सब लोग मिलकर कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो आपके मन में सीधे सीधे चलेगा गुरुजी वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से बाबू मेरे, तो स्वर वर्ण होते हैं और कौन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। तो वर्णों के कितने भेद हो गए यहाँ पर, तो वर्णों के यहाँ पे दो भेद हो गए, एक हो गया स्वर वर्ण और एक हो गया व्यंजन वर्ण। तो अब मन में आएगा, ठीक है स्वर वर्ण किसे कहते हैं। ये सब हम लोग बचपन में पढ़े कि नहीं पढ़े, जल्दी से बताओ, हाँ या ना बोलो। पढ़े हैं ना हम लोग, बचपन में पढ़े, हाँ ना पढ़े, बिल्कुल पढ़े भाई, बचपन से लेकर 55 तक हम लोग यहीं पढ़ते आ रहे हैं, क ख ग घ, है कि नहीं है, हम लोग यहीं पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्ण जो है ना मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है एक व्यंजन होता है। अब स्वर की बात जहां पर आएगी तो बस दिमाग में रखना मेरे दोस्त कि वे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, या फिर वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। कहोगे गुरुजी कैसे, तो मान लो कि अपने पास अ आ है ना बाबू, अ आ वाला मामला है ना अपने पास, तो ये आ वाले मामले ये 13 स्वर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये जो 13 स्वर है ना, ये अ आ, इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता इसमें नहीं ली जाती है, ये स्वतंत्र रूप से भैया मेरे इसको हम लोग बोल देते हैं, अ आ ई उ ओ अ। समझ रहे हो ना सर, ये री री इसी में भैया हमारे आ जाता है, री वगैरह जो भी है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा है ना, तो ये क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त, तो ये हो जाते हैं अपने स्वर वर्ण हो जाते हैं, आपने बचपन में पढ़ा इस चीजों को। अब स्वर वर्ण के भी भैया हमारे कुछ जो है ना अलग अलग प्रकार के स्वर वर्ण भी होते हैं, अलग भेद होते हैं स्वर वर्ण के। तो इसमें देखना जरा ध्यान से, स्वर वर्ण के भैया हमारे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और एक होता है सर, अच्छा ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर बाबू मेरे यहाँ पर ये स्वर वर्ण के दो भेद हो जाते हैं। अब ह्रस्व स्वर में बाबू मेरे कौन कौन से आते हैं, तो भैया मेरे जो छोटका छोटका होता है ना ह्रस्व स्वर होता है, इसके बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ ई उ, इसमें कम समय लग रहा है। तो ह्रस्व स्वर हम लोग किसे कहेंगे, जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता हो। जैसे मान लो सर अ कह दिए, अ ई उ हमने कह दिया ना, हाँ कह दिया हमने। अब दीर्घ स्वर बोलो, आ ई उ ओ, बोल रहे हो ना सर, हाँ री, इसमें क्या ज्यादा समय लग रहा है। और इसमें अ नहीं कह रहे, अ ई उ, ये क्या है, ये ह्रस्व ये दीर्घ, यानी इससे ज्यादा समय किस में लगेगा, दीर्घ स्वर में लगेगा। यानी वैसे वर्ण, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कह देते हैं, और जिसमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, दीर्घ स्वर हम लोग उसे कह देते हैं। बोल कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं। अब इसके बाद से बाबू मेरे आ जाता है व्यंजन वर्ण। क्या आ जाता है, व्यंजन वर्ण। याद रखते चलिएगा सब, है ना, ज्यादा लंबा सेशन नहीं जाएगा इसलिए घबराना नहीं है, एकदम भैया मेरे इसको याद करते चलिएगा, एकदम गड़बड़ाना तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना, एकदम आराम से याद करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ना। तो अब ह्रस्व स्वर आपको पता चल गया कौन है, अ ई उ। दीर्घ स्वर भैया हमारे आपके पास आ ई उ री रे, ये री ए ओ है ना, ये री है कि नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है ना दीर्घ स्वर है, इसके अंतर्गत ये आ जाते हैं। अब आता है व्यंजन। व्यंजन की बात आती है तो आपके मन में आता है गुरुजी व्यंजन में जो है ना स्वर वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण होता है। आपके मन में ये बात जो है ये आ रही होगी कि गुरुजी हमने पढ़ा है बचपन में कि व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण होता है वो किसके सहायता से होता है, तो हम सब जानते हैं स्वर वर्ण की सहायता होता है, स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है, हम सब जानते हैं। तो अब आपके मन में चल रहा होगा कौन सा वर्ण होगा यहाँ पर, तो हमने देखा है मेरे दोस्त, जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कि जैसे मान लो कि अपने पास क है, तो इसमें किस वर्ण की सहायता से उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर क हलंत ये व्यंजन हो गया, इसमें उच्चारण की सहायता चाहिए भैया मेरे किसका, अ का। तो यानी बोले तो इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जा रही है, इसके उच्चारण में किसकी सहायता ली जा रही है, स्वर वर्ण की सहायता जो है ना इसकी उच्चारण में ली जा रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये स्वर वर्ण बाबू मेरे ये स्वर वर्ण की सहायता से इसका उच्चारण जो है ना वो हो रहा है, ठीक है। और इसके बिना इसका उच्चारण बाबू मेरे संभव नहीं है, क क क, कोई भैया मतलब ही नहीं बनता, क क क क क क क, कहोगे बगुला बन गया सर, है कि नहीं। तो इसके उच्चारण में किसकी सहायता चाहिए, स्वर वर्ण की सहायता जो है इसके उच्चारण में चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हैं गुरु जी।
तो अब चलिए इसके भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, व्यंजन वर्ण के भेद की बात करें तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आता है मेरे दोस्त। सबसे पहला व्यंजन कौन है? स्पर्श व्यंजन। बोलो स्पर्श व्यंजन की जय, बोलो स्पर्श व्यंजन की जय। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन भी हमारे कहां से, यानी जिसमें कहीं ना कहीं भी हमारे स्पर्श होता है, जीव कहीं ना कहीं स्पर्श करता है, तब जाके हम लोग बोलते हैं, जैसे क ख ग, है ना, इस प्रकार से। तो जैसे देखा जाए मेरे दोस्तों, क से लेकर म तक के वर्ण सभी जो ना वो कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्पर्श मेरे होते हैं, जीभ में कहीं ना कहीं भी हमारे सट जाते हैं, यानी कंठ से हो चाहे कहीं से भी हमारे जो ना वो स्पर्श होके बाहर जो ना वो निकलते हैं, तो ये स्पर्श व्यंजन मेरे कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन जो 5 वर्गों के अंतर्गत जो ना विभाजित हो जाए, 5 वर्गों के अंतर्गत। जैसे देखा जाए, क वर्ग के अंतर्गत क से लेकर अंग तक, च के अंतर्गत च वर्ग के अंतर्गत च से लेकर य तक, ट वर्ग के अंतर्गत ट से लेकर ड़ तक, और त वर्ग के अंतर्गत त से लेकर न तक, और प वर्ग में प से लेकर म तक। ये 5 वर्गों में जो है ना स्पर्श व्यंजन क्या होता है? विभाजित होता है। तो हम लोग क ख ग पढ़ रहे हैं क्या? हाँ गुरु जी क ख ग पढ़ रहे हैं, आप क ख ग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क ख ग ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? क ख ग पढ़ रहे हैं। बोलो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? चल भाई ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क ख ग पढ़ रहे हैं। तो ये 5 वर्णों में, सॉरी 5 वर्गों में ये स्पर्श व्यंजन विभाजित होता है, और प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के नाम के आधार पर रखा जाता है। जैसे ये वर्ग जो है ना, ये वर्ग, इसके पहले वर्ग के नाम पर क वर्ग रख दिया गया। ये वर्ग है ना मेरे दोस्त, इसके पहले वर्ण के नाम पर च वर्ग रख दिया गया। ये वर्ण है ना मेरे दोस्त, इसके पहले वर्ग के नाम पे भैया हमारे यहाँ पर ट वर्ग रख दिया गया। ये त वर्ग है ना, तो इसके पहले वर्ण के नाम पर त वर्ग रख दिया गया। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण उसी के नाम पर उस वर्ग का नाम जो है ना वो हो जाता है। तो ये वर्ग होता है, याद रखना, भूलना मत। ठीक है, कितने वर्ग? 5 वर्गों में विभाजित है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ओके ना, ये 5 वर्ग। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है बाबू मेरे? यह स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होता है। ये किसके किसके बीच स्थित होता है? तो स्वर और व्यंजन के मध्य बाबू मेरे ये स्थित होता है। इनकी संख्या 4 मानी गई है। तो याद रखना, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है बाबू मेरे? तो 4 है। अच्छे तरीके से याद रखना, भूलना मत। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। वो स्वर और व्यंजन के बीच वाला शब्द है सर। य र ल व, य र ल व, य र ल व। ये भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये व्यंजन ही है, स्वर और व्यंजन के मध्य वाला मामले के अंतर्गत ये आ जाते हैं। उष्ण व्यंजन की बात करें अगर, तो इसके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलता है ना। इसके उच्चारण में, यानी उष्ण व्यंजन की अगर हम लोग बात करें, तो जब हम इसका उच्चारण कर रहे होते हैं तो इसके उच्चारण से मुंह से क्या गर्म हवा बाबू मेरा निकलता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो 4 होते हैं, इसकी संख्या भी 4 होती है। स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसके उच्चारण में क्या होता है? मुंह से क्या निकलता है? हमारे गर्म हवा जो है ना वो निकलता है। क्या निकलता है? मुंह से गर्म हवा जो है ना वो निकलता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, मतलब कौन? उष्ण व्यंजन हो जाता है। तो बोलो उष्ण व्यंजन वाला मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ भाई, बोलो बोलो बोलो। बहुत ही आसान टॉपिक चल रहा है। इतना आसान तो कुछ भी नहीं, इतना आसान तो पहले कभी नहीं हुआ है ना, जितना आसान आज चल रहा है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये अपना उष्ण व्यंजन बाबू मेरे हो गया। 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं। ठीक है, सुनिए। अब यहाँ पर उक्षिप्त व्यंजन, यानी इन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आता है। उच्चारण करके देखो। जैसे देखो मेरे दोस्त, अड़ ढ, अड़ ढ, जीभ गया ऊपर, नीचे आया, अड़ ढ, अड़ ढ, अड़ ढ, यानी जीभ गया ऊपर, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। बोलो गया कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया ना? इतनी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तोप वाली बात है कि नहीं है? तो बस इतनी सी बात थी, आप लोग शायद समझ गए होंगे। जल्दी से बताइए सब लोग मिलकर, समझे कि नहीं समझे? अरे बुझ लो कि ना बुझ लो? हाँ गुरु जी बुझ गए हम लोग। तो बस यही वाला मामला तो था, ज्यादा कुछ नहीं था, और क्या चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उक्षिप्त व्यंजन बाबू मेरे आपको मिल गया। अब देखते हैं जरा ध्यान से, संयुक्त व्यंजन बाबू मेरे कौन कौन से होते हैं। तो जैसे मान लो सर, क हलंत और स के मिलने से छ बनता है। जैसे क्षत्रिय क्षमा, इससे बन गया। तो हलंत र के मिलने से त्र बन गया, मिल गया ना? हाँ बन गया। यहाँ पे ज हलंत य के मिलने से ज्ञ बन गया, स हलंत और र के मिलने से स्र बन गया। तो ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन बाबू मेरे ये होते हैं। कौन सा व्यंजन होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन बाबू मेरे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 व्यंजनों के मिलने से बाबू मेरे तीसरा व्यंजन जो है वो बन रहा है। 2 व्यंजनों के मिलने से भी हमें तीसरा व्यंजन जो है वो बन रहा है। तो 4 ये संयुक्त व्यंजन बाबू मेरे हो जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा।
अपने पास चार चार क्या है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, उष्ण व्यंजन 4 है, उक्षिप्त वर्ण भैया मेरे 2 है। उसके बाद से यहाँ पर देखा जाए, अरे बढ़ जा, संयुक्त व्यंजन बाबू मेरे कितने हैं, 4 हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रखें। अब कुछ इसके अलावा कुछ अरबी फारसी के वर्ण भी होता है जो फ के नीचे यहाँ पे अनुस्वार, यहाँ पे अनुस्वार, यहाँ पे अनुस्वार, यहाँ पे अनुस्वार। तो ये कुछ फारसी के होते हैं, अरबी फारसी के कुछ यहाँ पे वर्ण है जिसको मैंने यहाँ पर बता दिया, आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तो वर्ण यहाँ से मेरे समाप्त हो गया, वर्ण विचार खत्म हो गया, वर्ण विचार खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब मेन जो है उच्चारण स्थान, यहां से प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं इसीलिए आपको ध्यान से देखना है, प्यार से देखना है। तो यहाँ पर वर्णों के उच्चारण स्थान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वर्णों के उच्चारण स्थान की बात हो रही है। तो वर्णों के उच्चारण के समय जीव की स्थिति बदलती रहती है, समझ रहे हो, और प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में जीव की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। इन स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। कहीं ना कहीं जाकर चिपकता है या फिर कुछ ना कुछ भी हमारे जीव के साथ होते रहता है। जैसे बात करें कंठ्य वर्ण, इन जो कंठ से बोली जाती है, जिसमें अ और क वर्ग, ह और विसर्ग, ये सब कंठ से बोले जाते हैं, है ना। जीभ भी हमारे नहीं सटता कहीं भी, लेकिन क हिलता है, जीभ हिलता है, लेकिन कंठ से आवाज आती है। तालु की बात करें तो ई और च वर्ग, ई वो तालु में सटता है मेरे दोस्त, तालु में, ठीक है, और च वर्ग, और यहाँ पर च वर्ग बोले तो च छ ज झ य, ये सब हो जाएगा, य और स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मूर्धा की बात करें तो री ट वर्ग और र और स हो जाता है। तो ये आपको याद करने हैं, क्या करने वाले मेरे, ये आपको याद करने अच्छे तरीके से। उसके बाद से दंत की बात करें तो लिरी और त वर्ग, इसमें यानी त थ द ध न की बात हो रही है, ल और स इसी के अंतर्गत आ जाता है। दंत से ल ल ल ल ल ल ल स, ठीक है, तो इसी के साथ जो है ना वो आ जाता है। ओष्ठ की बात करें तो उ और प वर्ग पूरा। नासिका से बात करें बोले तो नाक से ण य अण न म, ठीक है, ये सब नाक से बोले जाते हैं। उसका दंत और ओष्ठ, यानी दंत ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, दंतोष्ठ कहा जाता है, वो है व। उसका से भैया हमारे कंठ और तालु की बात हो, कंठ 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 तालु की बात हो, जिसमें कंठ और तालु दोनों की सहायता ली जाती है, वो है ए और ए है। उसका से कंठ और ओष्ठ की बात हो, कंठोष्ठ की बात हो, तो इसमें ओ और औ है, जिसमें कंठ और ओठ की सहायता बाबू में ली जाती है। तो ये आपके पास जो है कुछ वर्णों के उच्चारण स्थान है जो बहुत ही जरूरी थे आपके लिए, और इसको जानना भी जरूरी था, ठीक है। ये VBI मैंने लिख दिया, यहाँ से प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से देखना है। ओके ना, क्लियर। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें नो डाउट होगा, किसी प्रकार कोई डाउट बाबू मेरा आपको नहीं होगा। तो इसीलिए आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आपके पास अगर सरल हिंदी व्याकरण होगा तो इसमें बाबू मेरे आप पढ़ सकते हो, इस प्रकार का व्याकरण आपके पास होगा तो पढ़ लेना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और बस यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें पढ़ाना ये जरूरी समझा हमने, ठीक है। तो चलिए बाय बाय सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं क्रैश कोर्स में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू।